So dear students, what was taught last time? क्या पढ़ाया था? मोल कॉन्सेप्ट हो गया खत्म पूरा? नहीं पढ़ाया। STP तक किया था। STP वाला हो गया ना? ये बता दिया था ये फार्मूला भी हो गया और ये वाला भी हो गया STP पे है ना? बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.02 तुम हमेशा 3 बोल रहे हो और इसका क्या है? क्या लीटर। अच्छा एक चीज आगे बढ़ने से पहले बता दो 1 लीटर और 1 DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, ठीक है ना? 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर एक ही चीज होती है और 1 ml और 1 cc और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, ठीक है ना? तो ये पता होना चाहिए। तो so coming back to this, मान लो अब ऐसा लिखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया। अब स्टोइचियोमेट्री की बात करें। मोल कॉन्सेप्ट पक्का कोई और डाउट नहीं है? मैंने क्वेश्चंस कराए थे सारे हो गए। अच्छा तीन ही कर तीन ही कराए थे। अच्छा तो और करते हैं। हाउ मच वॉल्यूम is occupied by 2 moles of CO2 at STP. How much volume is occupied by 2 moles of CO2 at STP? या CO2 के O2 डाल देते हैं, O2 डाल देते हैं। क्या लगता है? अब वो मैंने ये नहीं बोला हाउ मच मॉलिक्यूल्स, हाउ मच वॉल्यूम पूछा। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। वी पूछा है ना, एन नहीं पूछा। कैपिटल एन पूछता तब वो करते हैं। तो वी पूछा है और एन दिया, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन इक्वल टू वी बाई वी नॉट। तो एन कितना दिया है? 2 और वी निकालना है और वी नॉट होता है 22.4 लीटर एसटीपी पे, क्योंकि मैं बोला एसटीपी पे। तो बस वी आ जाएगा 44.8 लीटर, है ना? एनी डाउट? 44.8 liter is the correct answer. So questions करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मान लो ये आ गया। क्वेश्चन इज the number of water molecules is maximum in चार ऑप्शन है। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा है 18 मोल्स ऑफ वाटर और चौथा है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन और दूसरा भी लिख देता हूँ और दोनों कर लेते हैं पैरेलल। The maximum number of molecules present in is present in 15 liter H2 at STP, 5 liter N2 at STP,
0.5 ग्राम H2, 10 ग्राम O2। ठीक है, तो ये करते हैं। कैसे करेंगे? ऊपर आ सर 18 moles of H2 करेक्ट। कैसे किया हमने? देखो पहले वाला पूछा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा, मतलब कैपिटल एन पूछ रहा है। और हमने बताया था W बाय एम नॉट क्या होता है, N बाय Na, और N क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, W बाय एम नॉट इनटू Na, है ना। तो और एक और फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स का, क्या बताया था, N इक्वल टू N बाय Na। सो N इससे क्या आ जाएगा, N इनटू Na। सो यहाँ पे ये फार्मूला और ये फार्मूले से ही हम ये सवाल बना लेंगे। कैसे? हमें बताया गया किसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। सो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 1.8 अपॉन 18। पोलर मास क्या होता है वाटर का, 18। सो 1.8 अपॉन 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब इसका आ गया, इसका मतलब हुआ 0.1 मॉलिक्यूल, 0.1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये तो मतलब हुआ इसका। 1.8 अपॉन 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर मतलब 0.1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ इतने मॉलिक्यूल आया, इसका कितना आया, बी का 18 अपॉन 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब एवोगैड्रोस नंबर। और यहाँ पे 18 मोल्स आया। अब 18 यहाँ मोल्स डालेंगे तो 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो यहाँ पे 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर आ गया। और यहाँ 18 मॉलिक्यूल दे ही रखा है, मतलब 18 ही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n दे ही रखा है 18। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में दिख रहा है, 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर इज द बिगेस्ट वैल्यू। तो बस वही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे? बी कैसे आपको लग रहा है? तो इसको कैसे करेंगे? देखो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिर से पूछा, मतलब कैपिटल एन। इस बार कौन सा फॉर्मूला इक्वेट करेंगे, n अपॉन Na इज इक्वल टू V बाय V नॉट, है ना, यही करेंगे, समझ में? तो n इज इक्वल टू V बाय V नॉट इनटू Na लिख सकता हूं मैं, है ना। तो देखते हैं। तो V और एक और फॉर्मूला मास भी दे रखा है, मास के लिए क्या करेंगे हम, हमने फॉर्मूला बताया था W बाय एम नॉट इक्वल टू N बाय Na भी। सो N इज इक्वल टू W बाय एम नॉट इनटू Na, यानी कि यहाँ दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, N इज इक्वल टू W बाय एम नॉट इनटू Na। तो दोनों से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, है ना, पक्का, क्योंकि हमें बताना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम के टर्म में और मास के टर्म में। तो वॉल्यूम यहाँ दे रखा है 15 अपॉन 22.4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना। इसका क्या आ गया आंसर, 15 अपॉन 22.4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये वैल्यू। फिर यहाँ 15 डाला या 22.4 या एवोगैड्रोस। यहाँ कितना आता, 5 अपॉन 22.4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना। यहाँ कितना आता, 5.5 अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। और यहाँ पे 10 अपॉन मोलर मास होता है 32, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 2 32 और इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सबसे बड़ी वैल्यू बस आपको देखना है कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब ये सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, कर लेना आप। बस ये Na तो कॉमन है, बस ये देखना 15 बाय 22.4 बड़ा है या 5 बाय दिस बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा आएगा 15 बाय 22.4, ठीक है ना। तो वो रेशियो आप देख कर easy. So now next, तो ये कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, पहले मैं आपको स्टोइचियोमेट्री समझा देता हूँ और फिर देखते हैं उस पे क्वेश्चंस। तो कॉपी हो गया, तो हेडिंग डाल लो आप स्टोइचियोमेट्री।
अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए एक मोल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है? एवोगाड्रोस नंबर के भी और मोलर मास के भी और मोलर वॉल्यूम के भी, अभी अभी बताया है ना, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, राइट? सो इन ठीक है, तो स्टोशियोमेट्री किसे कहते हैं बताओ? नहीं पता? कैंसिल था हम्म, 10 में कैंसिल था। कैंसिल था और सब तो कैंसिल ही रहता है। तो देखो, अगर लिखा है a of a moles of give plus b of b moles give c moles of c and d moles of d, इसका क्या मतलब हुआ? a b c d को क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इसको सिंपल लैंग्वेज में मोल्स बोल सकते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स या मोल्स कैसे बोल सकते हो, ठीक है। अभी हम मोल्स की तरह बोलेंगे, है ना, समझ में आया? तो मैं आर्ग्यू कैसे करूंगा? मान लो मुझे लिखा है, देखो स्टोशियोमेट्री होती क्या है वो समझ लो आप। एक का डेटा दिया है, मान लो ए का डेटा दिया है, इसका डेटा क्या है बताओ? गिवन है, और दूसरे का डेटा पूछ लिया, अब समझ रहे हो क्या बोला? एक का डेटा दिया है, मान लो इसका डेटा दिया और दूसरे किसी का भी डेटा, इसका डेटा पूछ लिया हो या इसके बारे में पूछ लिया या इसके बारे में, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या है? स्टोशियोमेट्री, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सो एक का डेटा दिया हो और दूसरे का डेटा पूछा हो तो स्टोशियोमेट्री होती है। अब देखो आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2 plus O2 gives H2O, ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, आप बैलेंस हो गया। पहले हम स्टोशियोमेट्री का, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या है स्टोशियोमेट्री का, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। स्टेप 1, जब भी स्टोशियोमेट्री का सवाल आए बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन लिख दिया आपने। अब खत्म। अब क्या करेंगे? जिसका डेटा दिया है, पहले मान लो जैसे H2 का डेटा गिवन है और O2 का पूछा है ना, किसका? O2 का। तो हम पहले इन दोनों के बीच में क्या बनाएंगे? यूनिटरी मेथड। क्या बनाएंगे? यूनिटरी मेथड। तो हम स्टेप 2 में लिखेंगे कि फॉर्म यूनिटरी मेथड, फॉर्म यूनिटरी मेथड बिटवीन गिवन एंड आस्क्ड, गिवन एंड आस्क्ड, जो भी पूछा गया और जो गिवन है उसके बीच, ठीक है ना? जो पूछा गया है, जिसके मान लो H2 का डेटा दिया गिवन है ना, मान लो इसका दिया हुआ है 4 मोल, कितना दिया बताओ? 4 मोल। बोला इसके मोल्स निकालो, है ना? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाद में लिख लेना, नहीं समझ में आया करेंगे। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप हमेशा ऐसे स्टार्ट करो, एज पर गिवन इक्वेशन, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन, एज पर, इसीलिए आपने बैलेंस किया था, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। आप आर्ग्यू क्या कर रहे हो? 2 मोल H2 को कितने मोल्स O2 के लिए रिक्वायर्ड है जिससे वाटर बन सके? 2 मोल H2 को कितने मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड है? 1। यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। सो 2 मोल, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन, 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑक्सीजन, है ना, रिक्वायर 1 मोल ऑक्सीजन, राइट, टू कंप्लीटली फॉर्म वाटर। देयरफॉर हमें कितने मोल्स दिए गए एक्चुअली में? देयरफॉर चलो 4 के पहले हम लिख देते हैं यूनिटरी मेथड में, 1 मोल H2 को कितना रिक्वायर होगा फिर? 1/2 मोल O2, है ना? देयरफॉर 4 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा? है ना, 4 into 1/2 दैट इज 2 मोल O2। यानी कि वाटर बनाने के लिए 4 मोल हाइड्रोजन को 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी पानी बनेगा, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से। इन्होंने क्या दे रखा था, फिर बोल रहा हूं, आप क्या करोगे? जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है H2 plus O2 के वाटर, और इसके बोल दिए 4 मोल्स, इसके कितने बोल दिए? 4 मोल्स। तो मैंने ये क्वेश्चन था, मैंने क्या किया? पहले इसको बैलेंस किया, बैलेंस करके ऐसे लिखा, फिर मैंने आर्गुमेंट किया, एज पर इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, 2 मोल H2 को कितने मोल O2 रिक्वायर्ड है? 1, है ना? तो 1 मोल को कितना रिक्वायर होगा वो निकाल लिया, और दिया कितना है? 4 मोल। देयरफॉर 4 मोल को लिए कितना O2 लगेगा? यानी कि इसके 4 मोल जब होंगे तो इसके कितने चाहिए होंगे? 2 मोल, तब ये वाटर बनाएगा, ठीक है? वैसे यही पढ़ना है, तो ये नोट कर लो, यही स्टोशियोमेट्री और कुछ नहीं। कितने स्टेप्स? नहीं, एक और स्टेप आता है, लेकिन ये अभी बेसिक फाउंडेशन में इतने स्टेप्स हैं, ठीक है? अभी लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगा मैं, तो एक और स्टेप ऐड होगा, ठीक है?
आप टेंशन में लग रहे हो क्या? आपको एकदम लग रहा है कि समझ में आ रहा है ना? अब ज्यादा से ज्यादा सवाल में ट्विस्ट क्या करेंगे बताओ? बोलेंगे इसके मोल्स की जगह क्या बोल देंगे? इसका क्या निकालो? मास। तो आप क्या मोल्स निकाल चुके हो, इनटू मोलर मास कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा, है ना? पता है ना? मोल्स निकाल चुके हो, मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास बाय मोलर मास। आपको बोलेगा मास निकालो, मोल्स निकाल चुके हो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं बस। तो भाई तुमको आ रहा है? क्या? समझ में आ रहा है? बिठा देंगे। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं क्या? अभी यहाँ पे मुझे क्या पूछा था बताओ? क्या निकालो? मोल्स। मैं इसको मास कर दूं तो क्या होगा? अगर मुझे बोले मास निकालो तो मैं फिर आर्ग्यू कर 2 मोल तो 2 आ गया, इसी को बस मास में कन्वर्ट करने का 2 into 32 ग्राम, तो 64 ग्राम इज द आंसर। समझ में आया कैसे किया? मैंने वही तो लगाया, W इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, क्योंकि मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास, तो इसको बस उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब n तो आ चुका था, बस उसको मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, मुझे W मिल गया, है ना? यही इसमें इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। वॉल्यूम पूछेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बोलेंगे मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम बताओ कितना लगेगा, तो अब हम रीराइट देखो कैसे करेंगे। क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? 2h2 प्लस दिस, है ना? बैलेंस्ड है। हाँ। हम आर्ग्यू कैसे करेंगे बताओ? एट एसटीपी बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या बोलेंगे? 2 मोल H2 रिक्वायर्स 1 मोल O2, हाँ या ना? 2 मोल H2 मतलब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे? मोलर वॉल्यूम 22.4, तो 2 मोल का कितना होगा? 2 into 22.4 लीटर, है ना? H2 रिक्वायर्स 22.4 लीटर O2। समझ में आया क्या हुआ? 2 into 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिक्वायर्स 22.4, वाई? बिकॉज़ 1 मोल है यहाँ पे, यहाँ 2 मोल्स है। 2 मोल्स मतलब 2 into this, 1 मोल मतलब डायरेक्टली है। तो आपसे बोला होगा इसका दिया होगा 5, इसका दिया होगा मान लो 11.2 लीटर, मान लो इसका दे रखा है 11, बोलेगा 11.2 लीटर के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए वॉल्यूम, है ना? ऐसा पूछा है। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप पे? देयरफॉर पहले निकालोगे 1 लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए कितना हो गया? 22.4 अपॉन 2 into 22.4 लीटर ऑक्सीजन, है ना? इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर ऑक्सीजन, है ना? देयरफॉर आप क्या बोलोगे लास्ट में? आपको क्या कितना हाइड्रोजन है एक्चुअली में? 11.2 लीटर हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन को करस्पॉन्ड करेगा? 11.2 into 0.5 लीटर मोल्स, नहीं लीटर ऑक्सीजन। तो ये सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 5.6 लीटर ऑक्सीजन, है ना? समझ में आ गया? सो मैंने क्या किया? मुझे अगर वॉल्यूम के टर्म में देंगे तो मैं वॉल्यूम वाली इक्वेशन बनाऊं, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा, है ना? अगर मुझे मास के टर्म बोलते हैं तो मैं मोल को मास में कन्वर्ट करूंगा, जैसे बोलेंगे वैसे कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो चीज पता है। यही चीज लग रही है पहले स्टार्टिंग में, जो भी एज पर बैलेंस इक्वेशन होती है ना, वो यहां से आ रही है डेटा। अब देखो फर्स्ट लाइन देखो, ये कहां से आ रही है? 2 मोल इज रिएक्टिंग विद 1 मोल। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? यहां छोड़ो, यहां देखो 2 मोल रिएक्टिंग विद 1 मोल। 2 मोल को आप कैसे लिख रहे हो? 2 into V0, 2 into V0 लिख रहे हो, और 1 मोल को लिख रहे हो 1 into V0। तो उससे इस तरह से आप स्टार्ट करते हो न्यूमेरिकल, ठीक है? सर वो 11.2 लीटर किधर से आएगा? ये वाला, ये दिया होगा क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, और इसका पूछा है। मैंने बोला एक गिवन है और एक आस्क्ड है, तो ये गिवन था, मेरे को O2 का पूछा था, है ना? अच्छा बताओ रेशियो, आप खुद एनालाइज करके बताओ, इसका कितना था 11.2 और इसका 5.6 ऐड किया पानी बनाने के लिए, तो कितने रेशियो में किया दोनों ने? 2:1।
और देख लो बैलेंस से भी लकीली दिख ही रहा है 2:1 है। अभी ठीक है, नोट कर लो आप जरा या मिटा दें। सो स्टोइचियोमेट्री में ये तो बिगिनर लेवल पे था। अब हम थोड़ा एक और लेवल पे जाते हैं। वैसे तो इजी आपने कल किया भी था। आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ। एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 3 moles of C2H6। बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाँ तो आप आंसर क्या लिख रहे हो, 18 मोल्स है ना ऑफ हाइड्रोजन। तो क्यों ऐसा लिखा आपने, मालूम है? ये मैंने बताया था कल क्यों लिखा है ऐसा। नहीं 3 into सर मोल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल नहीं बोला मैंने ये बोला कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 3 मॉलिक्यूल। एटम पूछते तो क्या आंसर होता, 18। मोल्स अगर पूछ रहा है इन दिस मच मोल्स तो भी हम 18 बोल रहे हैं। क्यों, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 6 है ना मोल्स। ऐसा क्यों किया, अगर हमें नहीं पता हम ऐसा कैसे कर सकते। देखो 1 मोल C2H6 में ध्यान देना, कितने हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम, या 1 मॉलिक्यूल में है ना, वो तो 1 मोल में थोड़ी ना है। 1 मॉलिक्यूल C2H6 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है। मोल में नहीं, मॉलिक्यूल में, है ना, पक्का। सो 1 मॉलिक्यूल इसमें इतने हैं, तो एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 में कितने होंगे हाइड्रोजन एटम, ये 6 into एवोगाड्रोस नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल C2H6 में यानी कि कितने, और इसको बोलेंगे 6 मोल्स। समझ में आया, इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं। यानी कि 1 मोल में 6 मोल्स है, तो 3 मोल में कितने होंगे, 18, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी मोल्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये रट लो कि 3 into यही किया हमने। बोलते कार्बन के कितने मोल्स है इसमें, 6 मोल्स। समझ में आ गया, 3 2 6 सीधे बोल सकते हैं। मतलब दिस इज अ वे ऑफ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो मैंने आपको समझा दिया। ये सब आपके एनसीईआरटी के पीछे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसलिए इजी। हाँ ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड स्टोइचियोमेट्री का बेसिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री में रिविजिट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद। इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ये स्टोइचियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ध्यान देना, मान लो एक कंटेनर में ये ए रिएक्टेंट है और एक और कंटेनर है, मतलब थोड़ा अच्छे से बना देते, ये बॉल है और ये बॉल है, इसमें बी रिएक्टेंट है। बताओ, और सी बना रहे हैं, इन दोनों रिएक्टर के क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ठीक है, बताओ कौन जल्दी कंज्यूम होगा, ए जल्दी। रिएक्टेंट्स को देखेंगे, कंजम्पशन जब बात करें कौन जल्दी कंज्यूम होगा, तो आप प्रोडक्ट को देख रहे हो, रिएक्टेंट्स को देख रहे हो, रिएक्टेंट्स को देख रहे हो ना, कंज्यूम हो रहा है कौन जल्दी। मैंने ये नहीं बोला कौन जल्दी बनेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। कब बनेगा, जब कौन जल्दी कंज्यूम हो जाए। जल्दी तो कंज्यूम हो रहा है बी, है ना, क्यों, क्योंकि बी कम क्वांटिटी में, ए किसमें ज्यादा क्वांटिटी में, तो ए को बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट और बी को क्या बोल देंगे, समझ में आया, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इल्यूशन है, ऐसा हो सकता है कि भले ही कम दिख रहा हो बट इसके मोल्स तेजी से गायब हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, रेट तो अलग हो सकती है ना। तो हम ये कभी ऐसे देख के नहीं बताएंगे कि कौन एक्सेस है कौन लिमिटिंग है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो किसके बीच करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करके हम फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, या प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करके। प्रोडक्ट क्यों, प्रोडक्ट हमें किस क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट मालूम है क्या होता है, जो लिमिट कर दे रिएक्शन को, मतलब रोक दे, जिसके खत्म होते रिएक्शन रुक जाए उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आया क्या बोला, जिस जो पहले खत्म होगा वही तो डिसाइड करेगा रिएक्शन कितनी जल्दी देर तक होगी। अगर मान लो ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे थे और बी खत्म हो गया, तो क्या रिएक्शन अब बनेगी, नहीं, मतलब जितना सी बन गया उतना ही बन के रहेगा, अब और नहीं बन सकता सी। सो वही डिसाइड करेगी, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द क्या, फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं, कितने बनेंगे। आप समझ रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट। आप समझ रहे हो कि फ्यूचर में प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के हाथ में। देख के तो ऐसा लग रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट है,
है ना, क्योंकि ये जल्दी खत्म होगा। और मान लेते हैं अभी के लिए यही है लिमिटिंग एजेंट, है ना। तो बताओ बी डिसाइड करेगा या ए डिसाइड करेगा सी कितना बनेगा? बी। यानी कि जब भी हमें सी के बारे में कुछ भी पूछे और ए और बी दोनों का डेटा दिया हो, ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों का डेटा दिया हो और सी के बारे में कुछ पूछा जाए, तो कौन डिसाइड कर रहा है सी का फ्यूचर? बी। तो यूनिटरी मेथड किसके बीच बनेगी? बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में नहीं बनेगी। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट के साथ यूनिटरी मेथड बनाना है। यूनिटरी मेथड ऑलवेज फाउंड बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड यूनिटरी एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना। तो ये पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको अब स्टोइचियोमेट्री रिविजिट करते हैं। वही उसके लिए स्टोइचियोमेट्री से समझेगा। नाउ हाउ डू वी नो कि लिमिटिंग एजेंट कौन है, वो हम स्टोइचियोमेट्री से समझेंगे। अब नया स्टोइचियोमेट्री बता, स्टोइचियोमेट्री सेम है, मतलब उसमें हम नया स्टेप ऐड करने वाले हैं। सो उससे हम पता करेंगे लिमिटिंग एजेंट निकालते कैसे, और फिर हम आईटीजे का सवाल करेंगे, और फिर तुम्हें फील आएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। अच्छा बताओ, बी अगर लिमिटिंग एजेंट है तो ए क्या है? एक्सेस। एक्सेस है, वो ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी में है तो एक्सेस। So but it is not necessary that if the quantity is more that means that is हाँ not going to be हाँ, वो देख के नहीं बता सकते, सही है। वो इल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन का रेट तो अलग हो सकता है ना। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप फिर से स्टोइचियोमेट्री के स्टेप लिखते हैं। पहले क्या है? राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। ये स्टेप सेम है क्या पिछली बार जो लिखा था? ठीक है। स्टेप 2 फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। जो इन्होंने पूछा अब ये कैसे निकालेंगे फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या कभी प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें किसके बीच यूनिटरी मेथड बनाना पड़ेगा? ए और बी के बीच में, है ना। सो यानी कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट बाय फॉर्मिंग एक यूनिटरी मेथड बिटवीन रिएक्टेंट्स ओनली, बिटवीन रिएक्टेंट डेटा, बिटवीन गिवन रिएक्टेंट डेटा। प्रोडक्ट का हमें यहाँ कोई मतलब नहीं। स्टेप 3 मान लो पूछा है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, है ना। तो किसके बीच यूनिटरी मेथड बनाएंगे? प्रोडक्ट का किसके साथ बनाएंगे यूनिटरी मेथड? लिमिटिंग रिएजेंट। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा फॉर्म यूनिटरी मेथड बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट सेकंड स्टेप पे निकल गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट और whatever is asked। तो ये 3 स्टेप्स याद रखना, हम यूज करेंगे। अगर ये समझ जाओगे इसको कैसे यूज करना है, तो यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो सर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना भी पड़ सकता है, कभी कभार नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बेसिस दो दिख जाता है, मतलब क्वांटिटी रिएजेंट कैसे निकालते हो? सुनो मेरी बात, इन्होंने पूछा। हाँ देखो, मैं आपको पहले बता दूं, जो मैंने पहला स्टेप बताया था ना, जो पहली बार बताया था, उसमें 2 स्टेप थे, है ना। ध्यान दो, अगर ए और बी दोनों का डेटा दिया है, ध्यान से सुनो, लिखो मत। अगर ए और बी दोनों का डेटा दिया है, तब आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने की कोशिश करोगे। अगर सिर्फ ए का ही डेटा दिया है, तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप क्या करोगे? ए और सी में सीधा बना देते। अगर ए का डेटा दिया होता और सी का पूछा होता, तो आप क्या करते? ए और सी में सीधा बना दो यूनिटरी मेथड। लेकिन अगर ए और बी दोनों का डेटा दिया और सी का पूछा है, तो आप पहले ए और बी में यूनिटरी मेथड बना के निकालो कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बाद जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसका सी के साथ इक्वेशन बनाओगे, है ना। हाँ, अब मैं उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम आपने एकदम उसी पॉइंट पे आप तो अब मैं उस पॉइंट को क्लियर करता हूँ कि कैसे समझेगा कि लिमिटिंग सेकंड स्टेप कैसे समझे, मतलब ये सेकंड स्टेप से लिमिटिंग रिएजेंट निकलता है कैसे, एक्चुअली यही पूछना चाह रहा हूँ ना। सो ये देखो कैसे लगा, मैं क्वेश्चन देता हूँ।
क्वेश्चन है 10 ग्राम N2, सॉरी 10 ग्राम, ठीक है N2 ले लेते हैं, एंड 5 ग्राम H2 react या are required to form ammonia. How much ammonia is formed? ठीक, इजी। अच्छा चलो, हाँ, अब देखते हैं, अब देखते हैं। नहीं, सिर्फ मास को देख के मत जाओ इल्यूजन, रुक जाओ, मास को मत देखो। मैंने बोला ना, मास नहीं, रेट ऑफ कंजम्पशन तो बदल सकता है ना। सिर्फ मास को मत देखना, ये 10 है ये 5 है तो यही लिमिटिंग रेजेंट होगा, नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है N2 भी हो सकता है, हाँ किस्मत से हो गया सेम तो अच्छी बात है। अब देखो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, अब आपको स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या स्टेप है, राइट? तो बताओ N2 प्लस H2 क्या बना रहे हैं, इन्होंने बोला NH3, तो ये हमारी इक्वेशन होगी कि नहीं, ये बताओ। क्या ये बैलेंस्ड है? कैसे करें? 3 डाल दें यहाँ और यहाँ 2 डाल दें, खुश है, बैलेंस है। तो स्टेप 1 ओवर हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। आप सुनो कैसे करेंगे। इसका कितना दे रखा है वैसे, गिवन कितना है 10 ग्राम, और इसका कितना दे रखा है 5 ग्राम। अब सुनना, हम बोलेंगे क्या, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन हमें यूनिटरी मेथड फॉर्म करनी। किसके बीच कर रहे हैं यूनिटरी मेथड फॉर्म? बिटवीन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, है ना? तो रिएक्टेंट के बीच में करते, हम बोलेंगे एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल N2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर करता था 1 मोल N2, 3 मोल हाइड्रोजन। आप समझ रहे हो? टू फॉर्म अमोनिया कंप्लीटली। क्या बोला, सुनो, टू फॉर्म क्या, अमोनिया। नहीं तो अमोनिया नहीं बनेगा, अमोनिया नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो? अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट नहीं किया तो अमोनिया बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये हमने लिखा। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम। पक्का ना, नाइट्रोजन लिखते हो ना आप 714, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो N2 का कितना 28। तो 1 मोल मतलब मोलर मास, यानी कि 28, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बोलो क्यों, समझ में आया? क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, H2 का 2 होगा ना, और 2 into 3 6 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर है कितना नाइट्रोजन हमारे पास, एक्चुअली में कितना नाइट्रोजन है 10 है ना। देयरफॉर 10 ग्राम नाइट्रोजन will require how much to form ammonia? Will require 6 by 28 into 10 मानते हो ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, yes or no? 28 ग्राम नाइट्रोजन will require this upon this into this, यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व करो, कितना आता है देखो, 60 by 28 कितना है, देखो कैलकुलेटर से कर लो चाहो तो, जल्दी से बता दो मुझे कितना आता है। 28 by 60 कितना, 60 है, 15%। सही से नहीं, ऐसे नहीं, डेसिमल में बताओ। 60 divided by 28 2.14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना? समझ में आ गया? अब सुनो, अब आपकी बात समझ में आएगी। हमें कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रेंज है कि नहीं? बताओ रिक्वायर्ड कितना था इसके 10 ग्राम को, ये देखो गिवन है कि नहीं, ये तो गिवन है। 10 ग्राम जो गिवन है उसको रिक्वायर्ड था प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना, बट है कितना, तो ज्यादा है कम है, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा है, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये 10 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने निकाला कि हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होना चाहिए जिससे अमोनिया बने, है ना। इसके 10 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हाइड्रोजन लेंगे जिससे अमोनिया बने, आपने निकाला 2.14 हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब इसके 10 ग्राम को कितना हाइड्रोजन चाहिए था जिससे अमोनिया बने, 2.14 ग्राम। बट है कितना हाइड्रोजन एक्चुअली, ज्यादा है, मतलब ये एक्सेस में है, तो ये लिमिटिंग रहा होगा। देयरफॉर हम बोलेंगे नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पहले आपने लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई किया, क्लियर हुआ? अगर आप ऐसे नहीं करके देखना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो आप। मैं एक और तरीके से कर रहा हूं, इधर देखो, आप देखो मत, ये देखो, आप ऐसे ऐसे सेकंड स्टेप में फिर से कर रहा हूं दूसरे तरीके से, और आसानी से दिखेगा। 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हाउ मच, 1 मोल नाइट्रोजन, बताओ एज पर बैलेंस। उल्टा लिख दो, हाइड्रोजन को पहले लिख दो, नाइट्रोजन को बाद में। देयरफॉर 3 मोल हाइड्रोजन मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, 28 ग्राम नाइट्रोजन, है ना, एज पर बैलेंस। है कितना हाइड्रोजन, 5। देयरफॉर 5 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर 28 by 6 into 5, है ना।
कितना आता है जल्दी से बता दो मुझे। 28 into 5 डिवाइड बाय 6, जल्दी बताओ। 23.33 ग्राम ऑफ क्या, नाइट्रोजन। अब सुनो इधर देखो, 5 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है कि नहीं क्वेश्चन में। हाँ, इसको अमोनिया बनाने के लिए कितना ग्राम चाहिए नाइट्रोजन, बट है कितना, तो कम पड़ गया ना। हमें अमोनिया बनाने के लिए चाहिए कितना था इस हाइड्रोजन को, 5 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए था अमोनिया बनाने के लिए, कितना नाइट्रोजन, इतना, बट है कितना एक्चुअली में नाइट्रोजन, तो कभी अमोनिया बन पाएगा ढंग से, यानी कि लिमिट कौन कर रहा है, तब भी उस तरह से भी आप देख सकते हो लाइव नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग। क्लियर, किसी भी तरह से बनाओ दिख जाएगा। हाँ अब देख लो पहले, ये मैंने ऑल्टरनेट बताया कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी आप देख सकते हो लिमिटिंग रीजन, देयरफॉर नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। इधर से भी नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजन दिख रहा है। तुमसे मिलने आया मुझे। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है। सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। अभी आधा पहुंचे है ना, अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी तो हमें तीसरा स्टेप भी करना है, हमें निकालना क्या था, अमोनिया। तो अब हमें हाँ अच्छा ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो क्या भाई। देखो पहला स्टेप, अब अभी तक हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, अमोनिया निकालना था। मैं फिर बता दे रहा हूँ अमोनिया कितना बना। अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट पहले, जो कि क्या निकल गया अभी तक, N2। अब हम यूनिटरी मेथड स्टेप 3 में किसके बीच बनाएंगे, N2 और अमोनिया के बीच में, है ना। तो हम फिर लिखेंगे क्या, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल N2 कितने मोल अमोनिया देगा, 2 मोल अमोनिया, मानते हो, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ यार आप लिखना बाद में ना, लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। अरे 1 मोल N2, मैंने क्या बोला, लिमिटिंग रेट निकाल लिया। कौन है लिमिटिंग रेट, ये। तो अब इसके और इसके बीच लगाएंगे ना जो भी डेटा यूनिटरी मेथड का, तो हमने इस इक्वेशन के हिसाब से क्या देखा, 1 मोल N2 इज गिविंग 2 मोल अमोनिया, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 मोल N2 मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन इज गिविंग। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 1717। अरे नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 17, तो 17 into 2 34, यानी कि 34 ग्राम अमोनिया। समझ में आया। Therefore है कितना नाइट्रोजन एक्चुअली में, 10। Therefore 10 ग्राम नाइट्रोजन will give how much अमोनिया, उतना ही अमोनिया बनेगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ही डिसाइड कर रहा है ना फ्यूचर ऑफ अमोनिया। लिमिटिंग एजेंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजन जितना 10 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग जितना अमोनिया बनेगा वही आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जो भी ग्राम्स में, वही आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट है पूछ सकते हो। सर पॉइंट्स में से हाँ डेसिमल में ना, हाँ हाँ क्या आंसर है, 12.14 ग्राम। 12.14, ठीक है, दे दे। हाँ मतलब वही 12.14 आंसर। टफ था, इजी था, ये सही है। तो अब आप आईटी का सवाल का आंसर नीति विल टेल, आईटी जे एडवांस या शिफ्ट। सो ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, इजी लगा, आप समझ में आ चुका होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बस समझना था, और सारे बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन अब हो जाएंगे। तो हम एक आईटी जे का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आईटी ने कैसा क्वेश्चन बनाया था इस पे। ये आया है जे, बहुत साल पहले आया वैसे तो। तो इसमें क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल
आप लिखोगे जहाँ पे ITG लिखूंगा आप वहाँ पे आप भी ऐसे लिखोगे ITG, जिससे आपको पता रहे कितने क्वेश्चन जेई के करा चुके हैं। 8.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice that can be formed is, चार ऑप्शन है, 0.70, 0.50, 0.20 और चौथा है 0.10। ये मिटा दो लेफ्ट साइड। ऊपर वाला भी So C option. सी आंसर है। Option. 0.20। सी 0.20 है, ए है 0.7, 0.5, 0.2, 0.1, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। और आपको क्या बोला है, 8.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखते हैं इसकी इक्वेशन जो दिया है डेटा उसके हिसाब से लिखते हैं, यानी कि BaCl2 plus Na3PO4 will give Ba3PO4 whole twice, है ना, Ba3PO4 whole twice plus NaCl। क्या बैलेंस है ये? नहीं, क्या कर दे, यहाँ 3 लगा दे, बैलेंस्ड हुआ। नहीं सर। क्या करें फिर, Na की यहाँ पे 2. Na क्या है? Na3PO4 क्या 2 लगा दे, तो यहाँ 6 लगा दे और यहाँ पे 3 लगा दे, अब बैलेंस्ड हो गया। सही है ना, अब तो बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस है ना। नहीं समझ में आया तो मेरा वो बैलेंसिंग वाला मेथड बताया था वो कर लेना, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, तो ये स्टेप 1 खत्म हुआ। अब हमारा दूसरा, अब बताओ इसका डेटा दिया है क्या, बेरियम क्लोराइड का कुछ, हाँ 0.5. और क्या इसका भी डेटा दिया है। हाँ, तो यानी कि अगर दोनों रिएक्टेंट का डेटा दिया होता है तो लिमिटिंग रेशियो निकालना जरूरी है। तो हम आर्ग्यू कैसे करेंगे, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। पहले हम अब निकालने आ रहे हैं लिमिटिंग रेशियो, तो हम किसके बीच बनाएंगे, यूनिटरी मेथड, Na3 है ना। तो हम आर्ग्यू क्या करेंगे, 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, 3 मोल BaCl2 requires completely 2 moles of Na3PO4। अच्छा, आंसर इसको इनको किस में चाहिए बताओ, व्हाट इन व्हाट यूनिट दे वांट द आंसर, मोल्स। तो हम इसको मास में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, मोल्स में रहने देंगे ना, है ना। अब देखो 3 मोल, बताओ 3 मोल बेरियम क्लोराइड को कितना मोल रिक्वायर्ड था, इतना, देयरफॉर है कितना मोल्स हमारे पास बेरियम क्लोराइड के, तो देयरफॉर 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड will require how many moles to form that, 2/3 into 0.5 moles, है ना, that is 1/3, मतलब 0.33 moles of Na3PO4। देख लो आप, सही है ना। अब मुझे ये बताओ, लिखना बाद में ना, लिख लेना, मैं टाइम दूंगा, अभी बहुत टाइम है। इसके 0.5 अवेलेबल थे और उनको ये बनाने के लिए कितने मोल इसके चाहिए थे, 0.33 मोल्स, बट है कितने, 0.2. तो ज्यादा है कम है, तो ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया, है ना। सो क्योंकि 0.33 चाहिए थे ये बनाने के लिए, बट इसके कितने अवेलेबल है, सिर्फ 0.2 मोल्स है, बट ओनली 0.2, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.2 मोल Na3PO4 इज अवेलेबल। हाँ, यस, देयरफॉर Na3PO4 इज द लिमिटिंग रिएजेंट।
अब आप आर्ग्यू स्टेप 3 करोगे, स्टेप 3, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था। स्टेप 3 क्या कहता है? यूनिटरी मेथड बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाटएवर इज आस्क्ड, है ना? सो किसके बारे में, कौन से प्रोडक्ट का डेटा ये पूछा है, इसके बारे में पूछा है ना, तो हम इसके और इसके बीच क्या बना देंगे, यूनिटरी मेथड। तो आर्ग्यू क्या करेंगे, 2 मोल एज पर बैलेंस, फिर से लिखेंगे एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन, 2 मोल Na3PO4 will give how much, 1 mole Ba3PO4 whole twice, आया ना? Therefore है कितने हमारे पास मोल्स? 0.0 नहीं नहीं, 0.2 किसके मोल्स? इस, हाँ कितने एक्चुअली में वो देखो, हाँ, 0.2। सो 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 will give how much? 0.2 मोल का 1/2 into 0.2 है ना, that is 0.1 मोल, करेक्ट, ऑफ बेरियम फॉस्फेट। तो हमें ये तो निकालना था कितने मोल इसके बेरियम फॉस्फेट के हैं, डी इज द करेक्ट। सो आईआईटी जेईई का सवाल, और मेरे इन स्टेप्स को अगर अच्छे से फॉलो करो तो कंफ्यूजन ही नहीं तो और बाकी मेथड थोड़े से ये ठीक है ना। और भी है, पीओएसी का एक मेथड होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ ये ठीक है सर। हाँ? ये ठीक है। ये ठीक है ना अभी के लिए। फिर धीरे धीरे और अभी तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो मैं नए मेथड से बता दूंगा, इसके लिमिटिंग रेंज के और मेथड। पर जरूरी नहीं है ना वो मेथड। हाँ मतलब अगर क्यों है? अब जैसे ये थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है दूसरा बेटर है, दूसरा लगाओ। इक्विवेलेंस का एक मेथड है, लॉ ऑफ इक्वालिटी, मैं सब सिखाऊंगा तो मैं रहूंगा। वो सिलेबस में है जेईई में, लेकिन जरूरी नहीं हर बार लिमिटिंग रेंज, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो और भी टॉपिक्स है, तो उनमें वो सीखना पड़ेगा अपने। बट जेईई टफ है क्या? इजी है ना, बस कॉन्सेप्चुअली चलना है हमें, इसी तरह से आराम से बस एक एक स्टेप को समझते जाना है, जेईई हो जाएगा, रिवाइज करते रहना। हाँ, और बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी पूरी बुक लग चुकी होगी जेईई के पास पेपर्स की। मेरे को तो देना ही नहीं है पेपर टू में क्या नहीं। बट बोर्ड्स तो बस वो तो ठीक है, मैं जब ठीक है। so, नहीं तो देखो कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, आपको मैं बता दूं, मैं फिर बोल रहा हूँ जेईई मेन और बोर्ड सब सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा इन डेप्थ आ जाता है या थोड़ा सा हायर लेवल का ट्रिक कर देते हैं बस घुमा के। हाँ जेईई मेन एडवांस की बात नहीं करना, जेईई मेन एंड बोर्ड्स बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों, थोड़ा सा अंतर बस। एनसीईआरटी अच्छे से करो, एग्जाम्पल लगाओ और पास्ट पेपर लगाओ, जेईई मेन में फुल आएंगे, बट अच्छे से करना चाहिए, उसके लिए टीचर के नोट्स बहुत जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ। अरे आप लिख के दे दो ना। भाई बोला नोट्स नहीं, क्योंकि ये बुक में ये सब ऐसे नहीं दिया हुआ। सर आप जैसे 10th में देते थे वैसे नोट्स दे दो। हाँ वो कुछ टॉपिक्स में मिलेंगे। एक्चुअली 11th 12th की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, 10th में तो हम लोग को क्या था पार्ट दिया हो गया वही आएगा। 11th 12th में कॉन्सेप्ट, हर एक सवाल में नया कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको ये दे भी दूं ये सेम क्वेश्चन, तो आपको करना तो आना है ना, तो आपको इसलिए मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस। बताओ व्हाट इज द एक्सेस रिएजेंट इन दिस? BaCl2 है ना, क्योंकि ये लिमिटिंग है तो ऑब्वियसली एक्सेस होगा जो बचा हुआ। हाउ मच ऑफ BaCl2 इज अनयूज्ड, ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताओ हाउ मच BaCl, हाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना 0.5 मोल चाहिए था इसका, अगर ये एक्सेस में था ना, तो 0.5 मोल एक्चुअल अवेलेबल है, और चाहिए कितना BaCl2 का पॉइंट, वो निकाल लेना और माइनस कर देना, तो बचा हुआ रह जाएगा, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Bl कितना मोल है अवेलेबल? 0.5। हाँ। और आपको मालूम है कि BaCl2 तो एक्सेस में है, यानी कि जो दिया हुआ ये तो एक्सेस डेटा है ना, 0.5 पहले से है। और यूज कितना हो गया वो कैसे निकालोगे आप यूनिटरी मेथड निकालोगे दोनों के बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, तो लेकिन उस समय लगाते समय आप Na3PO4 को लेफ्ट साइड में रखोगे। सर इसमें भी तो हमने दोनों के बीच में ही यूनिटी। हाँ लेकिन यहाँ पे हमने BaCl2 को लेफ्ट साइड में रखा, वहां पे Na3PO4 को लेफ्ट साइड में रखते हो, BaCl2 कितना चाहिए था वो निकाल लेंगे, और फिर 0.5 में से उतना माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग हो जाएगा BaCl2, है ना, जितना अनयूज्ड रहा। ऐसे कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी के पीछे है हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज ओवर,
ये टॉपिक लोगों को समझने नहीं आता, इसलिए उनको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। पूरी केमिस्ट्री में ये यूज़ होता है ये टॉपिक, तो आगे जाके आपको इजी पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए, आपके काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, वरना नहीं आ सकते समझ। So last up ये तो क्योंकि स्टोइकोमेट्री इज इन एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में खास है। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। नया टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम ए बार करके डिनोट करते हैं, ठीक है। बताओ, नेचर में आइसोटोप्स नाम की चीज सुनी आपने? व्हाट आर आइसोटोप्स? हाँ, ऐसे स्पीशीज जो सिमिलर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। भाई एटॉमिक नंबर तो सेम है, 17 17 17 रहेगा। देखो जेड सेम है कि नहीं दोनों का? इन दोनों आइसोटोप्स, ये दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के, इनका जेड सेम है, क्या है? 17। बट ए देखो अलग है कि नहीं? तो ये हमारे आइसोटोप हो गए। तो मान लेते हैं एक आइसोटोप है, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है? A1, और एक का A2, और मान लेते हैं उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, या फ्रैक्शनल अबंडेंस कितना है? F1, और इसका कितना है? F2। फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या होता है भाई? नेचर में इसका कुछ परसेंटेज होगा ना। मान लो ये 75% पाएगा, मान लो ये 25% पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या होगा? 75/100। इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस 25/100, तो वो मतलब हुआ है ना। हाँ, फ्रैक्शनल अबंडेंस इसका कितना हुआ बताओ? इस आइसोटोप को पाएगा 75% नेचर में, जिसका फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या है? मतलब 3/4, और इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस 1/4 है ना, 25/100। सो F1 A1 आपको पता चल गया क्या है। और ये तो बताओ, वेट जो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या दिया गया है? F1 × A1 प्लस F2 × A2, ये दिया गया है। ये आपका आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब क्या चीज? ये नंबर देखो, ए बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो पीरियड टेबल में लिखा रहता है ना, वो कैसे निकल रहा है? वो ऐसे ही निकल रहा है। वो ए बार है जो पीरियड टेबल में, ऐसे सोच सकते हो। तो आप मुझे ये इससे बताओ कि क्लोरीन का जो पीरियड टेबल में एटॉमिक मास है वो कितना आना चाहिए? वेटेड सॉरी एवरेज एटॉमिक मास कितना आना चाहिए? F1 कितना है यहाँ पे? 75/100 इंटू 35। A1 तो ये है ना, और ये F1 है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये F1 है, ये क्या है? A1। हाँ वो देंगे। और ये क्या है? F2, और ये क्या है? A2। तो ये आगे 25/100 इंटू 37। इसको सॉल्व कर लो, आपको अराउंड 35.5 के आसपास आ जाएगा AM2। यही होता भी है पीरियड में क्लोरीन का। कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा है मैंने, ऑब्वियसली एग्जैक्ट क्या है वो आप देख लें। तो इस पे क्या क्वेश्चन आया वो कर लेते हैं। अच्छा, और आइसोटोप्स होते तो क्या करते हैं? F+F3 को A3 भी कर दे, एक्स्ट्रा होता तो। सर वो इसका यूनिट कोई नहीं है ना, उसका एवरेज एटॉमिक मास का कहाँ है? 35.5 U लिखोगे ना, U है ना।
एक क्लोरीन की बात हो रही है, एक क्लोरीन की बात हो रही है, स्मॉल यू और बड़ा नहीं स्मॉल यू मतलब एएमयू भी लिख सकते हो आप, एएमयू और यू एक ही बात है ना, ये क्योंकि क्लोरीन एटम है ना यहाँ पे, एक एटम की बात हो रही है। अब आ जाओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिशन में आया, बोरॉन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स B10 और ब्रैकेट में 19% एंड B11 ब्रैकेट में 81%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन। तो चार ऑप्शन है, 10.8, 10.2, 11.2, 10। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, व्हाट इज F1 गिवन 19/100 और A1 10, समझ रहे हो आप? ये पहले बोरॉन का डेटा हुआ ना B10 का, और B11 का डेटा क्या हुआ, F2 कितना है 81/100 और A2 कितना है 11, देखो ना सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे A बार कितना हो, हमें निकालना है A एवरेज, तो कितना हो जाएगा F1 A1 प्लस F2 A2, तो कितना, हम आप सॉल्व करोगे, ठीक है मैं लिख कर मुझे आंसर बताओ बस। हाँ? 10 आ रहा है तो आंसर है डी, देख लेना सही से निकाल लो। सर 10.81 आ रहा है। 10.81 एक मिनट मैं आंसर बताता हूँ इसका। सर रुको, आंसर ये 10 है, नहीं 10.81 ही है, क्या 10.81 है। ये मैथ्स तो सही से करो, 190/100 प्लस दिस बाय 100, बाकी तो मैथ्स है, मैथ्स में गलती की तो तुम्हें आती हुई चीज सब कचरा। अच्छा वेरी गुड, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस अच्छे होने चाहिए, और कैलकुलेटर वहां अलाउड नहीं होगा, यहाँ तो फिर भी मैं अलाउड कर दे रहा हूँ पर वहां अलाउड नहीं है। सर से ढूंढने एक क्वेश्चन एक और दे, अभी हम सॉल्व कर जाना है। अच्छा मैंने कहा कि आपने की। आधा पेपर दिया अब थोड़ा तो आप लोगों के लिए करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप गुस्सा जाओगे, आप लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं, क्या बोला, पहले ऑफ कर लो कैमरा फिर बोलो। एक और क्वेश्चन दे, चलो an element X has the following isotopic composition. क्या X 200 है, कोई आइसोटोप होगा ये X 200 X का, ये 90%, X 199 8%, X 202 2%. The weighted average मतलब वही एवरेज हो गया, the weighted average atomic mass of the naturally occurring X element X is closest to 201 AMU, 202 AMU. ये करो ट्राई। हाँ 8%।
200 आवर सही है 196 hours. हाँ तो राउंड ऑफ में ये वाला लेंगे क्योंकि क्लोजेस्ट टू बोला ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इस क्वेश्चन को और भी मॉडिफाई कर सकता हूँ लेकिन ठीक है अभी के लिए इतना। कभी कभार वो हो सकता है ये पूछ ले F1 निकालो है ना, सब ए ये दे दे ये निकाल दे, तो बताओ उस केस में क्या करेंगे। ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अगर ये गिवन होता ये गिवन होता ये गिवन होता और F1 F2 दोनों नहीं गिवन है तो दो अननोन पर एक इक्वेशन। अब क्या करें तो हाँ तो एक को क्या मानोगे आप x तो दूसरे को 100 माइनस एक्स वाई मान लोगे तो दो अननोन बना लोगे हेडेक। अपने ऊपर हेडेक क्यों पालना दो अननोन बना के। ऑब्वियसली क्योंकि परसेंटेज में तो बात यही होती है अगर ये x% होता तो ये 100 माइनस एक्स मतलब x/100 मानोगे इसको और इसको क्या मानोगे। समझ में आने बात ये हमें स्ट्रेटजी लगानी होगी। हम y% मानेंगे तो y/100 लिखना पड़ेगा फिर x भी निकालो y भी निकालो कैसे करोगे नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो इससे ऐसे रखोगे तो क्या होगा बाकी चीजें दी हैं x पहले निकाल लेना और फिर 100 माइनस x करके इसका निकाल लेना। सर ए नहीं निकालना हाँ ए भी निकालने बोल सकते हैं वो दोनों एक साथ नहीं दोनों एक साथ नहीं वो नहीं निकाल सकते वैसे ठीक है ना। मतलब निकाल सकते ऐसे हैं कि अगर ये जो पता है तो दिस माइनस इसका विल गिव यू इसका ऐसे भी सोचो। वहां पर वो नहीं आता वैसा क्योंकि हो सकता है और भी आइसोटोप्स पर लिखे ना हो अब समझ रहे हो? तो वहां फंस जाएगा ठीक है। तो मिटा दें पूरा so atomic हाँ क्या हुआ